जीएसबी संजय के चैट शो परिचर्चा में मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रेलवे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि इसका निजीकरण होने जा रहा है। हमारी इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं स्वराज सिंह राणा जी, जो पिछले 2 साल से लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे। साथ ही हमारे परिचर्चा के पहले एपिसोड के पहले गेस्ट थे, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि वो समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेलवे। तो स्वराज सिंह राणा जी, हमारे दर्शकों को भारत में रेलवे के विकास के बारे में बताइए कि इसका विकास प्रारंभिक कैसा था। सर्वप्रथम तो मैं इस चैनल के संस्थापक श्री संजय सिंह राजपूत और धर्मेंद्र जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विषय में मुझे आमंत्रित किया और आपने रेलवे के इतिहास के क्षेत्र में बात की है। तो रेलवे का विकास ब्रिटिश काल में प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश काल में सन 1853 से पहली ट्रेन मुंबई के पुणे से थाने के बीच चली थी और इसके विकास में अगर हम बात करें तो 3 चरणों में इसका विकास ब्रिटिश काल में हुआ है। पहला चरण हम देखें तो पुरानी गारंटी प्रणाली, जिसमें निजीकरण से ही रेलवे का प्रारंभ हो गया था, और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण, जो करीब 1869 से लेकर 1882 तक चला था। तो इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। और फिर इसके बाद नई गारंटी प्रणाली, जो करीब 1924 तक चली, और इसमें दोनों का संशोधन रूप था। पहला चरण और दूसरा चरण दोनों का संशोधन रूप अपनाया गया था। तो एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड बनाया गया और रेलवे बोर्ड को आगे बढ़ा के इसमें आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सन 1947 में आज़ादी के समय करीब अपनी कुल 53,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछ चुकी थी, और वर्तमान में स्वरूप को हम देखें तो 63 से 64,000 रेल लाइन को बिछाया जा चुका है। स्वराज जी, जैसा कि आपने बताया कि जो भारत है उसमें रेलवे का विकास ब्रिटिश काल से प्रारंभ हो गया था, यानी कि 1853 में प्रारंभ हो गया था। उस समय जो भारत था हमारा, वो ब्रिटिश का उपनिवेशवाद था। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि उपनिवेशवाद में ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे का विकास क्यों किया, उसके क्या उद्देश्य थे। किसी भी कार्य को करने के पीछे कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिशों का भी उद्देश्य था। उनका राजनीतिक रूप से हम अगर उद्देश्य देखें तो वो अपने जो उपनिवेश बनाया हमने, जिसको स्थायित्व रखना चाहते थे उस उपनिवेश को, और इसी प्रकार सैन्य महत्वाकांक्षाओं को ब्रिटिशों की देखें तो वे सैनिकों में गतिशीलता प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि इसी समय विद्रोह बहुत ही आक्रामक रूप ले चुके थे। इसी प्रकार दूसरा, वो आर्थिक रूप से हम इनके महत्व को अगर देखें तो कृषि उत्पादित क्षेत्र को ये बंदरगाहों से जोड़ना चाहते थे, और जिससे बंदरगाहों से पूरा सामान इंग्लैंड पहुंचाया जा सके, और इंग्लैंड में निर्मित मालों को भारतीय बाजारों तक पहुंचाना चाहते थे। इसी प्रकार हम देखें तो ये उद्देश्य थे। और आर्थिक उद्देश्य में एक और उस समय बहुत ज़्यादा सामने आया था कि जो अपनी भारत की जो कपास पर निर्भरता है वो अमेरिका पूर्ण करता था, उस अमेरिका को भी इस पूर्णता को कम करना चाहते थे, थोड़ी निम्न स्तर पे लाना चाहते थे। ये अपने उद्देश्य थे। जैसा कि आपने बताया कि ब्रिटिश रेलवे के द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सैन्य उद्देश्य को भी पूरा करना चाह रहे थे। तो जब ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे का विकास किया तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर। भारतीयों की रेलवे विकास की प्रतिक्रिया में हमें मिले जुला स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें मिले जुले स्वरूप में हम अगर देखें तो जिसको रेलवे के विकास से लाभ हो रहा था तो उनने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसमें व्यापारी वर्ग आते थे, क्योंकि उनका कच्चा माल निर्यात होने लगा था। इसी प्रकार जो राष्ट्रवादी थे, जो ब्रिटिशों की सत्ता को समाप्त करना चाहते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने रेलवे के विकास का विरोध किया। तो हमें मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जैसा कि आपने बताया कि भारतीयों की मिलीजुली प्रतिक्रिया को देखने को मिलती है, तो भारतीय के रेलवे के विकास से भारतीयों पर क्या सकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलते हैं। रेलवे के विकास में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हमें पक्ष देखने को मिलते हैं। सकारात्मक के अंतर्गत हम देखें तो रूढ़िवादी, जो हमारे रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, उसको थोड़ी ढील मिली। अस्पृश्यता का कई बहुत हद तक
हमने इसको समाप्त कर दिया रेलवे के विकास में। और विद्रोह, उस समय विद्रोह का बहुत प्रचलन था उस समय, तो विद्रोह को भी गतिशीलता प्रदान की एवं साथ में हमारे जो कच्चे उत्पाद थे उनका निर्यात होने लगा, तो व्यापारी वर्ग भी इसके समर्थक थे। ये उद्देश्य थे। यदि इसके नकारात्मक पक्ष को देखें तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? नकारात्मक पक्ष में विद्रोह हुए तो सेना थी, उसकी गतिशीलता, अंग्रेजों का ये उद्देश्य ही था कि सैन्य गतिशीलता प्रदान करना। तो विद्रोहों का दमन हुआ जिससे बहुत से आंदोलन प्रभावित हुए। इससे हमारे कच्चे माल और खाद्यान्न का निर्यात होने लगा, जिससे बहुत से अकाल इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम दादा भाई नौरोजी का भी एक कथन था कि इसमें धन निष्कासन का जो है उसको तीव्रता मिली, ये भी एक नकारात्मक इसका पक्ष था। ये जैसा आपने बताया कि इसके दोनों प्रभाव मिलते हैं, सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है, नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है। तो अभी जैसा कि हम हाल ही में देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे चर्चा में बहुत ज्यादा है, तो इसके चर्चा में होने का क्या कारण है? वर्तमान में चर्चा इसकी रेलवे के निजीकरण को लेकर है, परंतु इसके हम इतिहास में चलते हैं तो रेलवे का प्रारंभ ही निजीकरण से हुआ था। इसके बाद 1947 में हमारी आज़ादी हुई और हमारे संविधान की उद्देशिका में समाजवाद को शामिल किया गया। इसी को ध्यान में लक्ष्य बनाते हुए हमारे जो अनेक उपक्रम थे जिसमें हमारा रेलवे भी शामिल था, इसको हमने राष्ट्रीयकरण किया। और इसी प्रकार वर्तमान में हम जब हमारे नीति आयोग के CEO अभिकांत दास एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसका निर्माण ही निजी कंपनियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो उन्होंने इसी प्रकार उन्होंने एक सोचा कि रेलवे को भी क्यों ना हम स्टेशन है उसके निजी कंपनियों के हाथों में दे दें। तो इसी प्रकार उन्होंने एक पत्र लिखा और इससे रेलवे मंत्रालय को इसके लाभ से परिचित कराया। जैसा कि आपने बताया कि अभी जो रेलवे है वो निजीकरण के कारण चर्चा में है, तो हमारी जनता निजीकरण को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, तो आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को निजीकरण के बारे में बताना चाहेंगे? जी, निजीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे हो या वो खनिज हो या किसी भी क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथों में देना। परंतु हम देखें कि हमारे रेल मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि रेलवे का पूर्णतः निजीकरण नहीं है, बल्कि हम इसके रेलवे के निजीकरण के स्वरूप को देखें तो रेलवे के संचालन के लिए उपयुक्त संसाधन, कर्मचारी और पटरियां, इनको अपन सरकार के ही हाथों में रखेंगे, मतलब रेलवे मंत्रालय में ही रहेंगे। इसके अलावा हम रेलवे की व्यवस्थाएं हैं, उसका खाना पीना इत्यादि जिसमें अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं और सरकार इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही है, उसे हम निजी कंपनियों के हाथों में दे दें। ये निजीकरण का तात्पर्य था। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को रेलवे के निजीकरण के बारे में काफी आसान शब्दों में बताया, तो भारत की सरकार के रेलवे के निजीकरण करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये सरकार के उद्देश्यों की हम बात करें तो रेलवे परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है आम आदमी के लिए, सस्ता। और इसी प्रकार आम आदमियों तक रेलवे की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार अपने आर्थिक उद्देश्यों को दरकिनार करते हुए जनता के उद्देश्य को सर्वोपरि रखती है। इसी प्रकार जनता के उद्देश्य को सर्वोपरि रखने के माध्यम से जब रखती है तो सरकार को आर्थिक घाटा बहुत अधिक हो जाता है। और दूसरा हम देखते हैं कि समय प्रबंधन को लेके रेलवे हमेशा विवादों में घिरी रहती है और कम सेवाओं की गुणवत्ता भी बहुत संतुलन बराबर नहीं बिठा पाती। आए दिन हम देखते हैं, इसके अलावा आए दिन हम देखते हैं कि रेलवे की दुर्घटनाएं जो होती रहती हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में हम देखें तो कुल 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें हमें जनसंख्या के हिसाब से 7,000 ट्रेनों की और आवश्यकता है। इसे निजी कंपनियों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। ये उद्देश्य रेलवे के निजीकरण के। जैसा कि आपने बताया, सरकार अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए तथा जनता को ही सुविधा देने के लिए रेलवे का निजीकरण कर रही है। तो जब सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेलवे का निजीकरण करेगी तो इससे भारत की जनता को और रेलवे को क्या फायदे होंगे? जैसा कि धर्मेंद्र जी, मैंने आपको भी रेलवे के निजीकरण के उद्देश्य बताए, तो अगर इन्हीं उद्देश्यों को सरकार पूरा करती है तो सरकार एवं जनता दोनों को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा।
जैसे इसके फायदे के रूप में हम इसको देखें तो सर्वप्रथम सरकार के जो घाटे का उपक्रम है इसे फायदे के उपक्रम में बदला जा सकता है। दूसरा, निजी उपक्रमों को लाने से प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न होगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्राप्त होगी। एवं समय प्रबंधन को देखें तो हम समय प्रबंधन को भी उच्च स्तर पर लाया जा सकता है। इसके साथ ही निजीकरण के माध्यम से सीधा अगर पीपीपी मॉडल को अपना रही है सरकार, इसके माध्यम से सीधे 50 करोड़ का फायदा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से होगा। एवं हम देखें तो सर्वप्रथम हम 150 ट्रेनों का निजीकरण कर रहे हैं और जिसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत होगा। तो हम देखें कि मेक इन इंडिया को भी एक बल प्राप्त होगा। एवं एक 2019 से 20 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें करीब 850 करोड़ लोगों ने परिवहन की यात्राएं की थी, जिसमें से 5 करोड़ लोगों की वेटिंग लिस्ट थी। इस वेटिंग लिस्ट को भी हम कम कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं। जैसा कि आपने रेलवे के फायदे के बारे में हमने दर्शकों को बताया, तो आप रेलवे के निजीकरण से जो हानियां होने वाली है, जो नकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ने वाले या जो नकारात्मक प्रभाव भारतीय रेलवे पर पड़ेंगे, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी धर्म, अगर हम रेलवे के निजीकरण के घाटों को देखें तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला उपक्रम है रेलवे, और अगर हम इसे निजी कंपनियों के हाथों में देते हैं तो लाभ के उद्देश्य को देखते हुए इन कर्मचारियों की छंटनी करेगी निजी कंपनियां। दूसरा, रेलवे का संचालन सीमित क्षेत्र में होगा, जहां अधिक ग्राहक निजी कंपनियों को नहीं मिलेंगे, वहां पे संचालन नहीं हो पाएगा। और अगर इसका किराया तय करने की छूट हम निजी कंपनियों को देते हैं तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। एवं इसको हम देखें तो निजीकरण से जवाबदेहिता में भी कमी आती है। तो जवाबदेही में भी ये हम घाट। सुराज जी, हमारे दर्शकों को ऐसे कुछ देशों के बारे में बताइए जिन्होंने निजीकरण को अपनाया और उन पर कुछ सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर हम धर्मेंद्र जी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मिले जुले स्वरूप देखने को मिलते हैं। जहां हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन के रेलवे के निजीकरण में विवादास्पद रहा है, जहां रेलवे के किराए में वृद्धि हुई है और समय की अगर बात करें तो ट्रेनों का और अधिक विलंब होना, जिससे आम जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ है। और आगे देखें तो ब्रिटेन पुनः रेलवे के निजीकरण को अलग करके रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर रही है। इसके अलावा अगर हम जापान को देखें तो ये सक्सेस रहा है उसका निजीकरण। यहाँ पे रख रखाव में भी बहुत अच्छा वृद्धि देखने को मिली है और सेवाएं भी पर्याप्त प्राप्त हुई हैं। तो मिला जुला स्वरूप हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जैसा कि आपने बताया कि रेलवे के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, तो जो भारतीय रेलवे का निजीकरण हो रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार अनुसार धर्मेंद्र जी, हम देखें तो अनेक ऐसे उपक्रम हैं, जैसे पावर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। इनके निजीकरण पर जनता को उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से इनसे कनेक्ट नहीं है। परंतु रेलवे की संपत्ति को व्यक्ति अपनी संपत्ति समझता है और प्रत्यक्ष जुड़ा रहता है एवं परिवहन का महत्वपूर्ण साधन भी है। तो रेलवे के निजीकरण में मुझे लगता है कि एक निश्चित तरीके से सार्वजनिक वार्तालाप होनी चाहिए और इसके उपरांत ही आगे रेलवे के निजीकरण को किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐसा ही किया है, प्रारंभ में करीब 150 ट्रेनों को निजीकरण किया है और अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से अपनाते हैं तो बिल्कुल ही जनता को तो फायदा होगा ही, जनता के साथ साथ सरकार को भी जो घाटे का उपक्रम है उस फायदे के उपक्रम में बदला जा सकता है। जैसा कि हमें हमारी परिचर्चा में ज्ञात हुआ कि जो रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है वो बहुत सकारात्मक भी प्रभाव उसके हमें देखने को मिलेंगे, उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। लेकिन यदि सरकार के द्वारा निजीकरण किया जाए, सरकार निजीकरण में नीतिगत मामलों में दखल दे तो इस निजीकरण को काफी सकारात्मक बनाया जा सकता है। तो है कि जो ब्रिटेन में निजीकरण को अपनाया गया
तो उसमें उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रख के नहीं अपनाया गया। और जापान में जब रेलवे के निजीकरण को अपनाया गया तो उसकी परिस्थिति, उसकी जनता की सुविधाओं को देख के अपनाया गया। तो भारत अगर निजीकरण को अपना सकारात्मक रूप देखना चाहता है, सफल करना चाहता है, तो उसको भारत की जनता की परिस्थितियों के बारे में भी जानना होगा। उसके लिए वो जनता के विचारों को भी ले सकते हैं, पत्राचार के माध्यम से सुझाव भी मंगा सकते हैं। साथ ही भारत सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष को भी साथ में लेके रेलवे का निजीकरण करे। तो आज की हम परिचर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की हमारी परिचर्चा में स्वराज सिंह राणा जी समय निकाल कर आए, उनके हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो मिलते हैं अपन अपनी परिचर्चा के अगले एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए जीएस विद संजय के साथ। धन्यवाद।